हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। आपका जो चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को जो एक्सप्लेन किया था 1886 में वेंट ऑफ ने ही एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या किया था, मोस्टली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उन पर डीप स्टडी की। डीप स्टडी करने पर उन्होंने ये देखा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो किस पर डिपेंड थी। मैंने बताया था आप लोगों को वो किस पर डिपेंड थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड थी और नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं था। अब यहीं पर वेंट ऑफ फैक्टर की बात की गई। अगर कोई भी सॉल्वेंट है, अगर उसमें हम सॉल्यूट का अमाउंट अगर डिसॉल्व कर रहे हैं या कोई भी 1 मोल अमाउंट अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, क्वांटिटी पर ही डिपेंड है, तो वहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाता है उस सॉल्यूट का। उस सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। सपोज वन, अगर आपने सोचा कि आप किसी भी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपने उसमें 1 मोल सॉल्यूट को इंक्लूड किया। अगर उस सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो जाए और डिसोसिएशन होने पर जो वैल्यू होती है वो मोर देन 1 हो जाती है। सपोज वन, अगर मैंने इसमें NaCl का 1 मोल इसमें इंक्लूड कर दिया किसी भी सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, वहां पर वो Na प्लस और Cl नेगेटिव 2 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन नहीं, यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगा। और डिसोसिएशन होने से क्या होगा, यहाँ पर जो 1 मोल डाले थे वो 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई भी एक ऐसा सॉल्यूट अगर डालें जिसका क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए। अगर यहीं पर अगर बेंजीन में हम एसिटिक एसिड को इंक्लूड कर देते हैं तो वहां पर उसका क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। अगर एसिटिक एसिड CH3COOH हमने 2 मोल इंक्लूड किए और उनका एसोसिएशन होने पर वो बेंजीन में एसोसिएट होने पर क्या हो जाता है, वो एसोसिएट हो जाते हैं 1 मॉलिक्यूल्स में। तो वहां पर क्या हो जाता है, ये होता है कि वहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। अब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वेंट हॉफ ने वेंट ऑफ फैक्टर आई को दिया और वेंट ऑफ फैक्टर आई को इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। तो देख लेते हैं, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर आई। अगर वेंट ऑफ फैक्टर की अगर बात करें, वहीं पर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास टू एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर जो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास। वहीं पे अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई की अगर आई की तरफ देखें तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो वहीं पर ये इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इट इज डिफाइंड एज एब्जॉर्ब वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई एब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में यहाँ पर कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई किन के केस में होगा, ये मॉलिक्यूलर मास के केस में अगर देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास के केस में, तो यहाँ पर कैलकुलेट मास अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर जो मास होगा एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर यहीं पे वेंट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में अगर आप देखेंगे तो I इक्वल टू एब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो वेंट ऑफ फैक्टर आई था मॉलिक्यूलर मास एंड उसी के अपोजिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई को दिया।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो वेंट हॉफ थे, वेंट हॉफ ने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके जो फॉर्मूले थे, जो भी रिलेशन निकल के आया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसमें वेंट हॉफ फैक्टर आई के इफेक्ट को यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड किया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो भी फॉर्मूले थे उसमें मॉडिफिकेशन किया। तो मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके था, मोल फ्रैक्शन के था। तो वहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ये किसका था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था या किसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर बात करें, ठीक है। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था तो उसके अकॉर्डिंग था, उसी के नेचर पर डिपेंड था। तो यहीं पर अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। सॉलिड एंड सॉल्वेंट का जो एडिशन होता है डिवाइडेड बाय आप जिसका भी करें, ठीक है, वो किसके, मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो मोल फ्रैक्शन आपका ये था। तो ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पर आई को इंक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट करता है। वहीं पे आप देखेंगे सेकंड है आपका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलैलिटी के था। मोलैलिटी में क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट और वेट किसमें था, सॉल्वेंट का, केजी में। नंबर ऑफ सॉल्यूट और वेट जो सॉल्वेंट का था वो केजी में था, ये मोलैलिटी के इक्वल था। तो वहीं पर यहाँ पर जो केवी था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट था। वहीं पर जो आई को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किसे एक्सप्लेन करता है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इन किसके केस में होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलैलिटी के। तो वहीं पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के था तो यहाँ पर के एफ था, डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, वहां पर डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया ये, और ये कांस्टेंट था कि अब यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर आई को यहाँ पर मल्टीप्लाई में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये भी किसे एक्सप्लेन कर रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेंट ऑफ फैक्टर आई को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यहाँ पर सभी को आई को इंक्लूड कर दिया गया है। आप देखिए जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी सभी में आई को इंक्लूड कर दिया गया है। अगर यहाँ पर हम सी की बात करें तो सी क्या है, यहाँ पर मोलरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो वेंट ऑफ फैक्टर थे आई को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंक्लूड किया और उनके जो भी रिलेशन थे उन्हें मॉडिफाइड किया। तो देखते हैं जो वेंट ऑफ फैक्टर की प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज क्या थी। अगर सबसे पहले अगर बात करें, कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है या कोई भी अगर अमाउंट सॉल्यूट का जो अमाउंट है अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं और उसका क्या हो रहा है वहां पर अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, मोर देन 1 होगी। उस जो आई की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज मोर देन 1 होती है। वहीं पे अगर आपने जो भी मॉलिक्यूल का अमाउंट या मोल्स इंक्लूड किया किसी सॉल्वेंट में, तब अगर उसका एसोसिएशन हो जाता है तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी। अगर डिसोसिएशन होगा तो वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर आई की मोर देन 1 होती है, और अगर एसोसिएशन हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है। अब अगर कंप्लीट बात करें, किसी भी कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करें किसी भी मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फा इक्वल टू 1 होगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहीं पे कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होगी वो n के इक्वल होती है। जो वेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होगी वो n के इक्वल हो जाती है। अगर कंप्लीट एसोसिएशन की बात करें तो
जो आई वेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होगी तो 1/n के इक्वल हो जाती है। कंप्लीट डिसोसिएशन तो आई इक्वल टू किसके हो जाएगा, n के, और अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो आई इक्वल टू 1/n के हो जाएगा। अब अगर n की बात करें तो n क्या है, नंबर ऑफ आयन्स होता है विच इट्स ब्रेक डाउन। जब जो भी मतलब नंबर ऑफ आयन जो भी अगर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, उसी को शो कर रहा है, तो द वैल्यू ऑफ n क्या होगा यहाँ पर, डायमर के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ट्राइमर के लिए 3 हो जाता है, एंड टेट्रामर के लिए भी क्या हो जाता है यहाँ पर 4 हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज थी जो कि किसे एक्सप्लेन कर रही है, बेंट ऑफ फैक्टर आई को एक्सप्लेन कर रही है। बेंट ऑफ फैक्टर आई का अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वैल्यू मोर देन 1, एसोसिएशन हो रहा है तो लेस देन 1, वहीं पे कंप्लीट डिसोसिएशन तो n के इक्वल हो जाती है वैल्यू, और n की जो वैल्यू होगी वो डायमर, ट्राइमर एंड टेट्रामर हो सकती है। वहीं पे अगर कंप्लीट एसोसिएशन की बात करें तो i इक्वल टू 1/n के होगा। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिसोसिएशन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कोई भी आपको रिएक्शंस दे रखी होती है या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स दे रखे होंगे और किस तरीके से उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में अगर कोई भी कंपाउंड अगर डिसोसिएट होता है तो किस तरीके से बेंट ऑफ फैक्टर आई को वहां पर शो करेगा। जैसे NaCl के केस में अगर देखते हैं, NaCl है, NaCl यहाँ पर ब्रेक हो जाता है Na प्लस एंड Cl माइनस में, तो बेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 1 था और ये डिवाइड हुआ है किसमें, 2 में डिवाइड हो गया है। तो बेंट ऑफ फैक्टर जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वहीं पे अगर AlF3 की बात करें, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड है ये, यहाँ पर ये भी 1 मोल ही यूज हुआ है, केवल 1 मोल यूज किया है, तो ये किस पे डिवाइड हो जाता है, Al3 प्लस एंड 3F नेगेटिव में यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम होगा, दोनों का एडिशन आप करेंगे तो बेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें, CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पर Ca डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो I इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसे काउंट कर सकते हैं, ये 1 है और ये 2, इस तरीके से ये आपस में कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है और डिसोसिएट हो जाता है। तो बेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगर देखें K4FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आप आगे पढ़ेंगे। ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है। अब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, तो 4K प्लस, वहीं पर ये पूरा आयन यहाँ पर अलग हो जाता है और माइनस का 4 नेगेटिव चार्ज के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो एक कंपाउंड अलग हुआ है कि ये केवल सिंगल ही है, और वहीं पे अगर इसकी बात करेंगे तो ये 4 आयन के साथ यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से ये कितने शो कर रहा है, ये 4 को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो बेंट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डिसोसिएशन का केस है, अगर कोई भी कंपाउंड दे रखा है और वो जितने ही पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो बेंट ऑफ फैक्टर जो आई की वैल्यू होगी वो सिमिलर वैल्यू हो जाएगी जितने पार्ट्स में वो डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर बात करें एसोसिएशन की, अगर कोई भी कंपाउंड एसोसिएट हो रहा है, अगर आप किसी सॉल्वेंट पे उसे इंक्लूड कर रहे हैं और आपने नंबर ऑफ मोल जो भी इंक्लूड किए गए हों और वो एसोसिएट होकर अगर 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन किस तरीके से होता है देखते हैं। अगर ये जनरल एग्जांपल दे रखा है, कोई भी कंपाउंड है उसके आपने 3 मोल्स यहाँ पर इंक्लूड किए, कितने मोल्स इंक्लूड किए, 3, तो वो A3 में कन्वर्ट हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है और एक मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तब बेंट ऑफ फैक्टर जो आई की वैल्यू होगी वो 1/3 हो जाएगी, उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। वहीं पे अगर 4A की बात करें, ये भी एक कंपाउंड है, जनरल कंपाउंड का यहाँ पर एग्जांपल दिया है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेंट ऑफ फैक्टर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है एसिटिक एसिड का। मैंने पहले भी बताया था आपको, एसिटिक एसिड के अगर 2 मोल्स का यहाँ पर यूज किया तो वो वहाँ पर किसी भी सॉल्वेंट में इंक्लूड होने पर किसमें, CH3 COOH के होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। तो बेंट ऑफ फैक्टर जो आई की वैल्यू यहाँ पर हुई वो 1/2 हो जाती है। इस तरीके से इससे रिलेटेड बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स अभी आप लोगों ने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनका मॉडिफिकेशन देखा, उसके बेस पर भी जो न्यूमेरिकल होंगे और इस टाइप से जो भी दे रखा होगा किसी भी रिएक्शन के बेस पर भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेंट ऑफ फैक्टर को बहुत ही इजी एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं और आज आपका चैप्टर फिनिश होता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।